स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री है उसका हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी एक लेक्चर पढ़े हैं और दूसरे लेक्चर को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये NCERT का लाइन बाय लाइन लेक्चर है जो आपके क्लास 11th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि पूरे ऑल इंडिया में किसी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो जो आपको सिविल सर्विसेज से लेकर के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये NCERT का लाइन बाय लाइन लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग दो साम्राज्य, ये चैप्टर 2 में हम लोग ये साम्राज्य जो ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है और इसी को यायावर साम्राज्य कहते हैं। यायावर का मीनिंग आपको बताए थे भूमक्कर होता है। यायावर का जो मीनिंग होता है वो भूमक्कर होता है और इसमें हम लोग कुछ पढ़े थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। क्या किया जाए, इसको एक बार रीडिंग दे दिया जाए जो पिछला पढ़ लिए थे हम लोग, इसको सिर्फ रीडिंग दे देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आगे का। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। 6ठी शती ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। हम लाइन बाय लाइन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हम पढ़े हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे लंबा। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। 4th शती ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिस कहते थे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा।
सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतालवी नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी शती ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। उस समय रोम एक गणतंत्र था, यद्यपि वहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। प्रथम शती ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातिनी, जो रोम में बोली जाती थी, साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शती ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। चतुर्थ शती ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। तो इसको हमने रीडिंग दिया है, क्योंकि आप अगर देखिएगा तो इसको हम लोग क्या किए हैं कि पढ़ लिए हुए हैं, इसलिए तेज़ी से इसको हम रिपीट कर रहे हैं। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शती ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ, विसिगोथ, वैंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगीं। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। फलतः पाँचवीं शती ईस्वी आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शती ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। तो यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ जो देख रहे हैं ये अवशेष है, और ये जो अवशेष है ये रोमन साम्राज्य के अवशेष आपको दिख रहे हैं, जो आपको पहली से चौथी शती ईस्वी के आसपास का ये अवशेष है। कितना डेवलप था उस समय ये रोमन एम्पायर, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद में आपको विकसित होती है। तो इसमें हम लोग इतना इसको पढ़े थे और यहाँ से आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। 7वीं शती ईस्वी और 15वीं शती ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। अब आप इसको समझिए, 7वीं शती ईस्वी और 15वीं शती ईस्वी। 7वीं शती ईस्वी का मतलब हुआ 500 से 600 ईस्वी, 500 से 7वीं है ना, तो ये 600 से 699 ईस्वी तक का जो समय है इसको हम बोलेंगे 7वीं शती ईस्वी। और 15वीं शती ईस्वी का मतलब हो गया कि ये 699 के बाद होता है 700 से लेकर के, और 15वीं शती ईस्वी का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 1499 ईस्वी तक। ये 15वीं शती ईस्वी का आपको समय है। कह सकते हैं कि 600 ईस्वी से लेकर के
और 1499 ईस्वी के बीच ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये पूर्वी जो रोमन साम्राज्य, हम देखें कि रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित था। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य था और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य आपको समाप्त हो जा रही है और पूरा जो पावर है आपको रोमन साम्राज्य का, वह पूर्वी रोमन साम्राज्य में आ जाता है। और ये जो रोमन साम्राज्य है ये कुस्तुनतुनिया केंद्रित है। आप देखिएगा तो ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, इसका जो सबसे पूरब में स्थित है उस जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया। और इसी कुस्तुनतुनिया पर पूरी तरह से ये केंद्रित साम्राज्य हो गया, उसी पर डिपेंडेंट हो गया है। तो इसकी जो अधिकांश भूमि है उस पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया है। तो आप यहाँ पर 15वीं शती ईस्वी लिखा है, तो ये घटना आपको 1453 ईस्वी के 1453 ईस्वी 1453 ईस्वी में क्या होता है, ये जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया इसी पर डिपेंडेंट है पूरी अर्थव्यवस्था किसका, पूर्वी रोमन साम्राज्य का। और इसका पतन हो जाता है 1453 ईस्वी में, इसका डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर अरब साम्राज्य अपना अधिकार कर लेता है। अब आप देखेंगे कि यूरोप के जितने भी व्यापारी है वे भारत स्थल मार्ग से होकर के आ रहे हैं। और स्थल मार्ग से जब आएंगे तो उनको पहले कुस्तुनतुनिया आना पड़ेगा और कुस्तुनतुनिया के बाद वो अरब होते हुए तब वह आपको स्थल मार्ग से भारत पहुंचेंगे और यहाँ से मसाला वगैरह का व्यापार करके ले जाएंगे, या ईसाई धर्म वगैरह का प्रचार वगैरह जो करते थे वो स्थल मार्गों से आकर के करते थे। लेकिन जब ये कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है 1453 में, जब अरब साम्राज्य इस पर अधिकार कर लेता है, तो फिर रोमन साम्राज्य का जो ये स्थल से आने वाला जो मार्ग है भारत के लिए, ये मार्ग बंद कर देता है अरब। और उसके बाद तब वहाँ पर पुनर्जागरण स्टार्ट होता है, रिनेसां स्टार्ट होता है यूरोप में। कि यूरोप के जितने भी आपको देश है वहाँ, चूँकि सब जितना भी जो आपको वहाँ का व्यापारी है, वहाँ का आपको साहित्यकार है, वहाँ का आपको कला विशेषज्ञ है, किसी भी क्षेत्र का जो विद्वान है या रोजगार पेशा वाला है, सब जो है से आपको यही तो कुस्तुनतुनिया में ही तो आकर के रह रहा है, यहीं से अपना वह व्यवसाय कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है। लेकिन जब ये अरबों के अधीन हो जाता है तो फिर उनको परेशानी होती है भारत आने में, इनका बिजनेस पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो यही जो व्यापारी है, यही जो साहित्यकार है कुस्तुनतुनिया के, रोमन साम्राज्य के, तो ये यूरोप जा कर के और घूम करके अपने अपने स्पेन है, पुर्तगाल है, उसके बाद आपको और भी जो यूरोप के ब्रिटेन है, हर जगह जा करके और प्रचार करते हैं लोगों के बीच कि अरबों ने हमारे स्थल से जाने वाले जो रास्ते थे भारत जाने के, उस रास्ते पर कब्जा कर लिया, अब तुम लोग जागो। उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। और वो प्रचार करते हैं कि भाई भारत जाने के लिए अब एक नए रास्ते का खोज करो। तब ना आप देखते हैं कि 1498 ईस्वी में आप देखेंगे, ये कितना टाइम लग रहा है, 1498 ईस्वी में आप देखिएगा कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग का खोज करता है। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज आपको, ये गलत क्वेश्चन है। भारत तो था ही पहले ये स्थल मार्ग से भारत आ रहे थे। भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज किसने की, समुद्री मार्ग की खोज किसने की, ये क्वेश्चन होना चाहिए। भारत तो पहले से ही था, प्राचीन काल से ही भारत है। तो ये वास्को डी गामा जो है भारत आने के समुद्री मार्ग का खोज करता है। उसी के समय आप देखिएगा तो कोलंबस है, तो ये आपको वास्को डी गामा पुर्तगाल का है। फिर स्पेन का आपको ये कोलंबस है, वो जाता है कहाँ, अमेरिका में, उसका जा करके जहाज लग जाता है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि पुनर्जागरण आता है रोमन साम्राज्य में। तो दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मुहम्मद, जिन्होंने 9वीं शती ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, के अनुयायियों या इसके उत्तराधिकारियों, जिन्होंने अरब में बगदाद में शासन किया, द्वारा स्थापित किया गया था। इसको समझिए आप। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को, ये जो अरब, चूंकि रोमन साम्राज्य कहाँ केंद्रित है, कुस्तुनतुनिया में केंद्रित है,
और ये अरब साम्राज्य कहाँ केंद्रित है? दमिश्क में केंद्रित है। और दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को ये क्या हुआ, इस पैगंबर मोहम्मद है जिनका जन्म आप देखेंगे तो 570 ईस्वी में होता है, ये मक्का में होता है। ये मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है ये आपको 570 ईस्वी में कहाँ होता है? मक्का में होता है। और मक्का के एक कुरैश कबीला में होता है, कुरैश कबीला में होता है। और यही आगे चलकर आपको क्या करते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं 9वीं शती ईस्वी, मतलब 570 में इनका जन्म हो रहा है तो 9वीं शती ईस्वी का मतलब है कि 800 से 900 ईस्वी के बीच की घटना है। तो इसकी स्थापना की और इनके जो अनुयायी थे, यानी जिस पैगंबर मोहम्मद ने जिस इस्लाम धर्म की स्थापना की तो इसको मानने वाले जो लोग थे उन्हीं को अनुयायी कहेंगे। तो उन लोगों ने और उनके जो उत्तराधिकारी थे जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया, ये जो अनुयायी थे ये शुरू में बगदाद में शासन कर रहे थे, दमिश्क में नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, इनके द्वारा स्थापित किया गया आपको कहाँ पर, ये आपको कुस्तुनतुनिया, इन लोगों ने आपको कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया। इस इलाके की यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये यूनानी और इस्लामी जो परंपरा है, जो कल्चर है, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उनके परंपराओं के बीच क्या होगा, करीबी रूप से आदान प्रदान होगा। दोनों एक दूसरे की अच्छी बातों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों, विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। अब आप चलिए, इस अरब के उत्तर में कुछ पशुचारी समाज के लोग हैं जो आपको तुर्की जो आज का देश देख रहे हैं, तो वहाँ के जो जनजाति है, तो ये उत्तर के जो पशुचारी लोग हैं उसको अट्रैक्ट किया ये जगह। कब, कौन सा जगह, ये कुस्तुनतुनिया, क्योंकि यहाँ पर व्यापार डेवलप हो रहा है और यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, समृद्धि हो रही है। तो उत्तर का जो पशुचारी लोग हैं, पशुओं को चराने वाले लोग हैं, जो तुर्की जनजाति है, वो लोग आकर्षित हुए इसके तरफ। इन्होंने प्राय इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए ये जनजाति और इन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, कंट्रोल कर लिया इस पर। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। अब अगर देखा जाए तो सबसे अंत में अगर इस क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है तो कौन कर रहा है, मंगोल लोग कर रहे हैं। और मंगोल आपको बहुत ही खतरनाक जनजाति है। ये चंगेज खान आ गए, चंगेज खान, ये चंगेज खान, ये रेड कलर से हम लिख रहे हैं, बहुत खतरनाक लोग। और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। देखिए, ये जो चंगेज खान है ये क्या थे, मंगोलिया के रहने वाले थे और ये मंगोल जनजाति के लोग थे। और चंगेज खान को देखिए तो ये कब क्या कर रहे हैं, ये 13वीं शताब्दी में, यानी 1200 से 1300 ईस्वी के बीच की बात है। 1200 से 1300 ईस्वी के बीच में क्या करता है, अंतिम रूप से मंगोल जो है क्या करता है, इस पर अधिकार कर लेता है। कहाँ पर अधिकार करता है, अब किसको छोड़ाई, ये देखिए एशिया, पश्चिम एशिया, वेस्टर्न एशिया को एक महादेश हो गया, एक यूरोप पर, उसके बाद आपको मध्य एशिया, ईरान वाला जो भाग है, इराक वाला जो भाग है, ये बगदाद वगैरह जो देख रहे हैं इस सब पर, और चीन इस सब में प्रवेश कर गया ये चंगेज खान। ये यायावर था, घुमक्कर था और ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक तरह से आपको असभ्य टाइप का था, क्योंकि माने किसी की हत्या करने में ये थोड़ा सा भी इनको कोई परेशानी नहीं होती थी।
आपको बता दे कि एक बार ये भारत पर अटैक करते हैं हम। ये भारत पर ये मंगोल जब अटैक करता है तो उस समय आपको खिलजी वंश का स्थापना हो चुका होता है। 1290 ईस्वी के आसपास की घटना है, 1290। तो इसी समय आपको खिलजी वंश का जो संस्थापक है जिनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, तो उसी समय, चूंकि ये तो नहीं है, चंगेज़ खान नहीं है, लेकिन चंगेज़ खान के ही उत्तराधिकारी लोग हैं मंगोल। ये क्या करते हैं कि ये आपको भारत पर, दिल्ली पर अटैक कर देते हैं। और इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? ये जलालुद्दीन खिलजी है। और इसी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है, खिलजी वंश का। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का अटैक होता है, और जब मंगोलों का अटैक होता है तो ये जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि अब क्या करें, अब ये तो हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो चंगेज़ खान का जो वंशज है, जो उत्तराधिकारी है, ये कितने खतरनाक है कि किसी को जान मारने में इनको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता, और दोनों हाथ से ये लोग तलवार चलाने वाले लोग होते हैं। तो अब ये डर गए, तो वो कहा कि भाई तुम डरो नहीं, एक काम करो, तुम हमको दिल्ली में हमको बसने के लिए कुछ जगह दे दो, दिल्ली में हमको बसने के लिए कुछ जगह दे दो, दिल्ली में हम यही बसना चाहते हैं, दिल्ली में बसना चाहते हैं। तो ये सुल्तान से कहा कि भाई आप हमको बसने के लिए दिल्ली में कुछ जगह दे दो। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या किया कि दिल्ली में ही आपको एक जगह है जिसका नाम है आज भी मंगोलपुरी। आपको कभी घूमने का अगर मौका मिले तो दिल्ली में आप मंगोलपुरी घूम सकते हैं। ये पूरा चंगेज़ खान का वंशज है। तो ये मंगोलपुरी उसको दे दिया, क्योंकि ये मंगोल थे, चंगेज़ मंगोल जनजाति के थे। तो ये आपको आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी एक आपको एक अलग ही कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है जो दिल्ली में ही है। तो ये देना पड़ा जलालुद्दीन खिलजी को, और ये लोग आ करके बस गए, और ये भी देखा कि कौन टेंशन इनसे लेना जाएगा, ये टेंशन लेंगे तो हमको समाप्त कर देगा, इसलिए जो कहता है आराम से मान जाओ, ये बसना ही तो चाहता है। कहा सुल्तान कि भाई आप बस जाओ। तो इसने मंगोलों ने क्या किया, मंगोलपुरी की स्थापना किया। तो यही चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे ये लोग। तो ये देखिए 3 महाद्वीप का आपने यहाँ देखा, 3 महाद्वीप में आपको एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, और उसके बाद आपको जो बाकी मध्य एशिया, इस सब पर अधिकार कर लिया। इस सब पर देखिए पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश कर गया। साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के सारे प्रयास, पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित ये जो है क्या चाहते थे, अपना साम्राज्य बनाने के लिए इन पर कब्जा किए, और इसको बनाए रखने के लिए इनका प्रयास था कि पूरे क्षेत्र में जो फैला हुआ व्यापारिक तंत्र है, यहाँ का जो बिजनेस ट्रेड सिस्टम है, और यहाँ का जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, इन सब पर हम नियंत्रण कर ले। इसी से ये प्रेरित थे, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। ये चाहते कि अगर हम इनके व्यापारिक तंत्र पर नियंत्रण कर लेंगे, इनके संसाधनों पर नियंत्रण कर लेंगे, तो फिर इस क्षेत्र का, यानी किसका, पश्चिम एशिया का, यूरोप का, मध्य एशिया का, इनका जो भारत और चीन के साथ जो संबंध है, उस संबंध के कारण जो भी इनको फायदा होता है वो फायदा हमको मिल जाएगा। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। अब ये चाहा कि भाई हम अपने व्यापार को डेवलप अगर करना है तो फिर हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, उसको विकसित करना होगा, नहीं तो फिर हमारे यहाँ व्यापार डेवलप ही नहीं होगा अगर नियम कानून नहीं होगा। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित करने का ये जितने भी साम्राज्य देख रहे हैं, जिस पर आपको मंगोल लोग क्या करता है, इस पर अधिकार स्थापित करता है, इसको कंट्रोल करता है, तो ये सारे लोग प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। ये
मंगोलों ने सैन्य संगठन भी बनाया। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की महत्ता प्रायः उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती है। अब कोई भी साम्राज्य है, उस साम्राज्य की जो उपलब्धि है उसको कौन ग्रहण करता है? उसका जो उत्तराधिकारी होता है वही तो ग्रहण करता है। पिता का जो संपत्ति होता है उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका पुत्र होता है। तो कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं, फारसी, यूनानी, लैटिन भाषा और अरबी महत्वपूर्ण हो गई। अब इस क्षेत्र में अगर देखिएगा तो फारसी, यूनानी, लातिनी और अरबी ये 4 भाषाएं महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे, ये स्टेबल साम्राज्य नहीं था, एक स्थायी साम्राज्य नहीं था। इसकी एक वजह यह थी कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अब ये जो आपको चंगेज़ खान का जो ये साम्राज्य देख रहे हैं ये स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने संसाधनों को लेकर आपस में खूब लड़ते झगड़ते थे और ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारी लोगों के संबंधों में आ गए संकट के कारण भी था। अब उत्तर तुर्की के जो देख रहे हैं वहाँ का जो पशुचारी लोग हैं तो वहाँ भी तो इसी प्रकार का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है साम्राज्य के लिए। तो इन पशुचारी लोगों से इन साम्राज्यों को व्यापार में तो इसको देखेंगे आप लोग, दमिश्क का मस्जिद, समर्थन मिलता ही था। साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी इनसे मिलता था। अब अगर ये जो चरवाहा लोग थे, जो जनजाति थे, तो इनको अपनी सेना में भर्ती के लिए भी लोग मिल जाते थे इनको, और जो भी वो उत्पादन करना चाहते थे तो उनके लिए श्रम यानी लेबर भी उनको इनसे मिल जाता था। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। अब जितना भी साम्राज्य था ऐसा नहीं था कि टाउनशिप था, सब नगर केंद्रित था। चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। तो इस तरह से अगर देखें तो जो ये मंगोल साम्राज्य को अगर माने तो ये आपको एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये पशुचारी लोगों के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई अगर चाहे तो सफलतापूर्वक ये पशुचारी लोग भी साम्राज्य को कायम रख सकते हैं। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न निरीह जातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसा धर्म जो विभिन्न निर्जातीय उत्पत्ति के लोगों यानी अलग अलग नस्ल के जो लोग हैं उनको आकर्षित कर सकते थे, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले को आकर्षित कर सकते थे। तो ये बहुत विशाल साम्राज्य के निर्माण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था कि ऐसा भाषा हो, ऐसा धर्म हो जिसको किसी भी नस्ल के लोग जो है आसानी से उसको स्वीकार कर ले। यह ईसाई धर्म जो प्रथम शती ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ। फिलिस्तीन में इसका उदय हुआ था प्रथम शती ईस्वी ईसा मसीह के आपको जन्म के समय, और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी ईस्वी में उद्भूत हुआ के विषय में भी सत्य था। तो अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति है वह 7वीं शती ईस्वी में होता है, क्योंकि 570 ईस्वी में आपको हजरत मोहम्मद का जन्म होता है मक्का में। उसके बाद 610 ईस्वी में इनको देवदूत जिब्राइल के द्वारा कुरान शरीफ आपको भेंट किया जाता है। उसके बाद उस कुरान शरीफ का मक्का में प्रचार करते हैं, जिसमें 12 वर्षों तक उनको मक्का के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद 622 ईस्वी में ये मदीना के लोग इनको बुला लेते हैं, निमंत्रण देते हैं कि भाई आप मदीना आ जाओ। तो ये 622 ईस्वी में जो आपको इस्लाम धर्म के संस्थापक है मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद,
वह 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले जाते हैं और इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है, मक्का से मदीना की जो यात्रा है। और इसी 622 ईस्वी में आपको इस्लाम संवत यानी जो मुस्लिम का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर शुरू होता है। तो हम अगर देखें आज के समय में कि ये 622 में स्टार्ट हुआ तो अभी 2025 हो रहा है, तो 2025 में से 622 में तो शुरू ही हुआ इस्लाम संवत। तो अब 621 कितना 621 को घटा दीजिए, 5 1 4 0, 10 में से 6 गया 4 और ये कितना हो गया 1, 1404 ईस्वी, 1403 या 1404 ईस्वी इस्लाम संवत के अनुसार अभी होगा। तो कहने का मतलब है कि और उसके बाद फिर जो है आप देखेंगे तो 632 ईस्वी में इनका इंतकाल भी हो जाता है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसके बाद तब खलीफा लोग जो है वो शासन करना शुरू करते हैं। तो इसके हिस्ट्री को भी हम लोग, इस्लाम के इतिहास को भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से। लेकिन अभी चूंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं चंगेज़ खान को, एक यायावर साम्राज्य, घुमक्कर साम्राज्य के बारे में, तो इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है कि देखिए यह ईसाई धर्म जो प्रथम शती ईस्वी के आरंभिक काल में ये फिलिस्तीन में उदित हुआ था, और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी ईस्वी, देखिए 600 से 700 ईस्वी के बीच का जो समय है उसी को तो 7वीं सदी ईस्वी कहेंगे। तो देखिए किस तरह से 622 में आपको मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, 610 में जिब्राइल का इनको देवदूत का आपको मैसेज आता है। तो ये 7वीं सदी ईस्वी का ही तो बात है। तो इसके विषय में क्या था, ये सत्य था, ये इसको एक्सेप्ट कर सकते थे लोग। उस समय के जो भी आपको लोग थे, जो विभिन्न नस्लों के लोग थे, वो बड़ी आसानी से इनके जो मानदंड थे उसको, इनके जो तौर तरीके थे उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो यहाँ हमने देखा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद चलिए इसका हम लोग कालक्रम अगले दिन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दमिश्क की मस्जिद को देखिए। अब दमिश्क की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 ईस्वी में हुआ। दमिश्क का इस महान मस्जिद का निर्माण 714 ईस्वी में हो रहा। तो जैसा कि हम लोग अभी देखें 570 में क्या हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 610 में क्या हुआ, ये आपको इनको देवदूत जिब्राइल से कुरान शरीफ मिल रहा है। 622 में मक्का से मदीना जा रहे हैं। उसके बाद 632 ईस्वी में इनका क्या हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, इंतकाल हो रहा है। और यहाँ पर इनका जन्म हो रहा है। इसमें इनका खदीजा वगैरह से जो विवाह होता है, कब क्या होता है, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और 632 ईस्वी के बाद जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनका इंतकाल हो जाता है, तो फिर खलीफा आ जाते हैं। तब ये जो इस्लाम धर्म है इसकी रक्षा कौन करते हैं, खलीफा लोग करते हैं। और खलीफा जो होते हैं उसमें 4 खलीफा का नाम आता है, जिसमें आप देखिएगा तो पहला खलीफा आपको अबू बकर है, अबू बकर। उसके बाद उस्मान, अली, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान और अली। उस्मान, उमर, उमर के बाद उस्मान आएगा और उसके बाद तब अली आता है लास्ट में। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ये 632 ईस्वी से लेकर के 714 ये भी खलीफा आपको 2 भाग में बंटते हैं। ये आपको उमैयद और एक उमैयद वंश है। ये 2 पार्ट में ये लोग आपस में बड़ा विवाद होता है इनका, ये उमैयद और अब्बासी, ये दो जो खिलाफत है दोनों के बीच में विवाद होता है। और उसी के पीरियड में आपको जो दमिश्क है उसमें 714 ईस्वी में जो खलीफा होते हैं वो इस महान मस्जिद का निर्माण करते हैं। देखिए कितना पुराना मस्जिद है। आप आज के समय में देखिए तो 2025 हो रहा और 714 को माइनस कर दीजिए, 1 3 और ये यानी 1311 साल पुराना ये आपको दमिश्क का मस्जिद है, जो आज के समय में भी आप इसको कितना मजबूती के साथ इसको बनाया गया है कि आज भी ये मस्जिद जो है कायम है। ऐसा नहीं कि इसका एक भग्नावशेष के रूप में आज भी इस मस्जिद में आपको लोग जो है ये नमाज वगैरह पढ़ते हैं। और
ये दमिश्क का मस्जिद 714 ईस्वी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दमिश्क की महान मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 714 ईस्वी में। अब किसने बनाया, कैसे बनाया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हमारा जो क्लास 11th हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर था सेकेंड चैप्टर का, यही समाप्त हुआ। ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लेक्चर है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करके उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।